नमस्कार। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। आज के अंक में शामिल है सेफ दीपावली हैप्पी दीपावली। इस विषय पर डॉक्टर सुजाता साराभाई, सफदरजंग हॉस्पिटल की सीनियर प्लास्टिक सर्जन से ली गई भेंटवार्ता और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की न्यूरोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव से न्यूरोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के संबंध में ली गई भेंटवार्ता। पर सबसे पहले एक महत्वपूर्ण और आवश्यक जानकारी। श्रोताओं, विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण अवसर है जिसे पोलियो टीकाकरण और उसके उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आइए और अधिक जानते हैं रोटरी इंटरनेशनल इंडिया नेशनल पोलियो प्लस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर दीपक कपूर से। विश्व पोलियो दिवस जागरूकता जगाने के लिए मनाया जाता है। दो तरह की जागरूकता। नंबर 1, मास पोलियो इम्यूनाइजेशन के पूर्व विश्व में प्रतिदिन 1000 पोलियो के केस होते थे। भारत में प्रतिदिन 500 केस होते थे और आज सन 2022 में पूरे विश्व में केवल 29 केस हैं। भारत जनवरी 2011 से पोलियो मुक्त है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की और रोटरी और इसके पार्टनर्स WHO, यूनिसेफ, CDC और गेट्स फाउंडेशन की। नंबर 2, विश्व में पोलियो अभी भी है और कोई भी 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे को पोलियो हो सकता है। जब तक पोलियो का पूरे विश्व से विनाश नहीं होता, हमें अपने बच्चों को इम्यूनाइज करते रहना है। भारत में 13 जनवरी 2011 से पोलियो का एक भी केस नहीं हुआ है, किंतु आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो एंडेमिक हैं। मलावी और मोज़ाम्बिक जैसे देशों में पोलियो के केस हुए हैं। 15 से अधिक देशों में वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो के केस आज भी हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के पास एक केस हुआ है और यूके के लंदन की सुएज में भी पोलियो पाया गया है। इसलिए पूरे विश्व में पोलियो का आज भी खतरा है। इस खतरे से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए आज भी भारत ने अपना पोलियो अभियान जारी रखा है। हर 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे को रूटीन इम्यूनाइजेशन में पोलियो के टीके लगाए जाते हैं और SNID तथा NID अभियान जारी है। हर NID में 17 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। विश्व पोलियो दिवस के अवसर पर मैं रोटरी की ओर से यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे को पोलियो की दवा अवश्य दें। अब सुनिए भेंटवार्ता सेफ दीपावली हैप्पी दीपावली। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुजाता साराभाई, सीनियर प्लास्टिक सर्जन, सफदरजंग हॉस्पिटल। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। आपको पता है दीपावली बिल्कुल आ गई है। दिवाली त्योहार ही ऐसा है। जी हाँ, खुशियों का त्योहार है, साल भर का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है, खुशी का त्योहार है। लेकिन इस खुशी को खुशी ही में रहने दें तो अच्छा रहेगा। ये आपके लिए या हमारे किसी भी श्रोता के लिए गम का कारण ना बने, ऐसा हम चाहते हैं। इस खुशी के उत्सव पर दिए जलाए जाते हैं, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे पटाखे ना फोड़ें। कारण क्या है, ये हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपको बिल्कुल बताएंगे, विस्तार से बताएंगी। बहुत सारे कारण हैं। दिए जलाने हैं, वो भी कैसे जलाने हैं इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। आपको उत्सव और खुशी के साथ साथ सावधानी बरतनी चाहिए और सावधानी नहीं बरतने से जलने का खतरा होता है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है सेफ दीपावली हैप्पी दीपावली। और हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं स्टूडियो में डॉक्टर सुजाता साराभाई। आप प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बर्न्स, प्लास्टिक एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, सफदरजंग हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शालिनी जी। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की आपको भी। तो डॉक्टर साहब, आज मैंने आपको खासतौर पर स्टूडियो में इसलिए इन्वाइट किया है कि हमारे जो श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे सारे श्रोताओं की दीपावली बहुत शुभ हो, खुश हो, समृद्धि की तरफ उनको लेकर जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि दीपावली का दिन ही, खुशी का दिन ही गम का कारण बन जाता है, और वो हमारी एक छोटी सी नादानी, छोटी सी भूल के कारण होता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोताओं को आप जरूर बताएं कि दीपावली को एक सेफ दीपावली बनाने के लिए वो क्या क्या खास चीजों का ध्यान रखें। देखिए, दीपावली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, ये आपने बिल्कुल सही बोला। तो हमें उसको अच्छा रखने के लिए, सेफ रखने के लिए सबसे पहले तो जो पटाखे हैं वो बिल्कुल नहीं चलाने। मैं ये किसी को नहीं बोलूंगी कि आप कोशिश करें छोटा मोटा पटाखा चलाएं या फुलझड़ी चलाएं, पटाखे नहीं चलाएं। आई वुड से नो टू क्रैकर्स, जो कि हम छोटे बच्चों को भी स्कूलों में जाके बताते हैं, ये सबके फायदे के लिए है। और दूसरी चीज, आप पूजा पाठ करते हैं, दिवाली पे जरूर करें। आप दिए जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, वो भी जरूर करें, लेकिन उसको भी एक सेफ ढंग से करें जिससे कि दुर्घटनाएं कम से कम हो। जी बिल्कुल। तो किस तरह की दुर्घटनाएं डॉक्टर साहब आप देखते हैं दीपावली के आसपास जब दिए से या कैंडल से हो जाती हैं जलने से? देखिए, ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स हमारे जो नंबर ऑफ केसेस हैं जो कि पटाखे से जल के आते हैं वो तो कम हुए जा रहे हैं धीरे धीरे करके। लेकिन जो बड़ी अचंभे की चीज है वो ये है कि जो दिया से जलने वाले बर्न्स हैं वो जो है हर साल हमारे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग अब डेकोरेशन के लिए दिए ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं कि चलिए बिजली का बचाव हो जाए। लेकिन उस चक्कर में क्या हो रहा है कि वो घरों के अंदर ही दिए जला लेते हैं, जैसे सीढ़ी है उसके साइड पे दिए चढ़ाते हैं। और लोग जो है, स्पेशली जो अपर क्लास वाले हैं, वो लोग सिंथेटिक लहंगे और दुपट्टे, बड़े बड़े लंबे लंबे दुपट्टे, साड़ी, ऐसे कपड़े पहनते हैं जो लूज और फ्लोइंग होते हैं, जिनमें के आग दियों से जलने से मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। जी। और इवन पूजा करते समय जब लोग दिए जलाते हैं तो वो फ्लोर लेवल पे रखते हैं। अब जब आप जमीन पे रखेंगे और आपने साड़ी पहनी है जिसका पल्लू लंबा है या दुपट्टा पहना है जो लंबा है, तो उसमें अगर एक जरा सी भी चिंगारी लग जाती है तो वो, अगर सिंथेटिक होगा तो वो एकदम आग पकड़ लेता है और दूसरा वो शरीर से चिपक जाता है। तो ये चीजें अवॉइड करने के लिए पूजा करते समय भी दियाओं को जहां तक हो सके एक टेबल पे रखना चाहिए, जमीन पे नहीं रखना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी आपने बात बताई, क्योंकि आजकल बिल्कुल आपने सही कहा, फैशन है और लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते। एक अपने को सुंदर रखने के लिए ये जरूरी है कि सावधानी से कोई समझौता ना करें। आपने बताया दियों से जलने के केसेस हो रहे हैं, बढ़ोतरी हो रही है, इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है। इससे बचाव के आपने कुछ कारण जरूरी वो भी बताए, लेकिन क्या जलने से बचने के लिए, जैसे छोटा मोटा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो उसके लिए कुछ सावधानी करके हमारे श्रोता बैठे पूजा पे? बिल्कुल, पूजा के लिए जैसे मैंने बताया, दिए जो भी जलाएं वो एक टेबल पे रखें, जमीन पे ना रखें। जब आप दिए फाइनली लगाते हैं तो घर के अंदर ना लगाने की जगह आप घर के बाहर लगा दें। ओपन एरिया में आपने लगाना है जहाँ पे कि कोई जाके खड़ा होके जिसका नुकसान ना हो, वहाँ पे आप लगा सकते, लेकिन घर के अंदर दियों को बिल्कुल अवॉइड करना है। जी। फिर भी डॉक्टर साहब, अगर कोई हादसा हो जाता है तो हमारे श्रोता क्या फर्स्ट एड यूज करें? सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी के पल्लू में या दुपट्टे में आग पकड़ लेता है वो, तो तुरंत उसको हटा दे शरीर से, या साड़ी है तो साड़ी को हटा दे और उसकी आग बुझा दे, जिसके लिए पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर जला हुआ हिस्सा है तो वो जले हुए हिस्से को आप नलके के पानी के नीचे रख सकते हैं तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, जिससे कि आपकी जलन भी कम हो जाए और जो डेप्थ है नुकसान का वो कम हो जाए। तो लेकिन अगर काफी ज्यादा शरीर जला हुआ है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पानी के टब में डाल दें, बट हाथ पैर में अगर जलता है तो आप उसको पानी के नीचे 10 मिनट रख सकते हैं, तो उससे फायदा होगा। और फिर तुरंत साफ चादर से उसको लपेट के या कपड़े से लपेट के तुरंत डॉक्टर के पास या किसी भी जो भी पास में हॉस्पिटल है वहाँ पे जरूर जाएं। जनरली डॉक्टर साहब होता क्या है कि रात में ही लोग दिए भी जलाते हैं और रात में ही पटाखे अगर कोई छोड़ता है तो वो तो जलने के जो वाकये हैं ज्यादातर रात में होते हैं, कभी कभी लेट नाइट भी होते हैं। तो आपका क्या इसमें लोगों के लिए समझाइश होगी कि वो उसी समय डॉक्टर से कांटेक्ट करें, या कोई ऐसे कहीं कोई मापदंड है कि वो खुद से वो अपने से फर्स्ट एड करके? देखिए, बहुत ही छोटा जला हुआ हो तो आप उसमें कोई भी लोकल एंटीबायोटिक जो ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स आती हैं वो हर केमिस्ट पे अवेलेबल होती है, लोगों के पास घर में भी अवेलेबल है, तो वो आप उसमें लगा सकते हैं। वो रखें उसको। हाँ, और अगर नहीं है तो कोई ना कोई क्रीम जरूर होनी चाहिए और उसको जो है आप उसके ऊपर
टूथपेस्ट ना लगाएं, घी, तेल या आलू का कस, ये सब चीजें ना लगाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि पता नहीं लगता कि कितना ज्यादा गहरा जला हुआ है। तो ये चीज अवॉइड करके आप एंटीबायोटिक क्रीम्स लगाएं। और अगर ज्यादा जला हुआ है और दर्द बहुत ज्यादा है तो दिल्ली में दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे के इमरजेंसी 24 आवर्स राउंड द क्लॉक चलती है। और दिवाली के अवसर पे तो खासकर एक्स्ट्रा स्टाफ भी रखे जाते हैं, डॉक्टर्स भी, स्टाफ नर्सेज भी, सब जो कि पूरा 24 घंटे अवेलेबल होते हैं पेशेंट्स के लिए, कि अगर किसी को किसी भी तरीके का जला है तो वो तुरंत अस्पताल भी जा सकता है, या कोई भी पास में डॉक्टर हो उनको जाके दिखा सकता है जो पट्टी कर दे, और अगले दिन आप जाके अस्पताल में दिखा सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई बर्न हुआ है तो इंतजार ना करें, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इमरजेंसी में जरूर जाएं और अपने को दिखाएं और जरूरी जो भी इलाज है वो करवाएं। डॉक्टर साहब, हम ये कहते हैं नो टू क्रैकर्स, आपने भी कहा कि पटाखे नहीं चलाने चाहिए क्योंकि ये इसका नुकसान ही ज्यादा है। तो ये क्या क्या नुकसान कर सकता है? आपको क्या लगता है कि पटाखे हम जो बोल रहे हैं वो कैसे हम जस्टिफाई करें अपने श्रोताओं को कि नहीं चलाएं? उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, जहां तक हो सके मेरा ये मानना है कि आप अपने फैमिली में इंडिविजुअल बेसिस पे पटाखे चलाएं, ये तो चीज अब सही रही नहीं है, क्योंकि इसके नुकसान ज्यादा हैं, फायदे कम हैं। 5 मिनट की एंजॉयमेंट के लिए आप ऐसा काम करें जिससे कि बाकी लोगों को भी क्षति पहुंचे, ये चीज सही नहीं है। इससे बेटर ये है कि अगर हमारी सरकार जो है कम्युनिटी डिस्प्ले करे तो भी ठीक है, लेकिन आजकल तो दिल्ली की हालत ऐसी है, हमारे देश की पोल्यूशन इतना ज्यादा है एनवायरनमेंट में कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते पटाखे बिल्कुल चलाना। दूसरी प्रॉब्लम है कि इससे जो धुआं उत्पन्न होता है, पोल्यूशन करने के अलावा जिन लोगों को सांस की तकलीफें हैं उनकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। खास करके जिन लोग को कोविड हो चुका है, उनके लंग्स अफेक्टेड ऑलरेडी हैं, तो उनको नुकसान ज्यादा हो सकता है, उनको तकलीफ ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए उन्हें खिड़की दरवाजे अपने बंद करके रखने चाहिए ताकि धुआं घर के अंदर नहीं आए। तीसरी चीज है, जो अगर आपके पास कुत्ते वगैरह जैसे आपके पेट्स हैं वो होंगे, उनके लिए भी अच्छा नहीं है, वो भी घबरा जाते हैं। फिर उसके बाद पटाखे अगर सही ढंग से ना चलाए गए तो जलने का नुकसान है। जलने के अलावा अगर जैसे छोटे बच्चे चलाते हैं या यंग बॉयज एंड गर्ल्स चलाते हैं और उन्हें सही ढंग से पटाखे चलाने नहीं आते, खास करके जैसे अनार है या फुलझड़ी है या बम है, और वो आपके हाथ में फूट जाता है, तो हाथ की हड्डियों को भी काफी क्षति पहुंच सकती है। इनफैक्ट कई जो बच्चे होते हैं, इवन अडल्ट जो होते हैं, जो ढंग से नहीं चलाते हैं, वो अपनी उंगलियां भी गवा बैठते हैं, उंगली, अंगूठा, जिससे कि जिंदगी भर के लिए उनका जो है हाथ वो अपाहिज हो जाते हैं। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए फिर पटाखे नहीं चलाने चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप बम वगैरह चलाते और उसकी इंटेंसिटी आवाज की बहुत ज्यादा होती है तो कान का पर्दा फट सकता है, डेफनेस टेम्पररी भी हो सकती है, बहरापन, या परमानेंट नुकसान भी हो सकता है आपके सुनने की शक्ति को। फिर अगर आप पटाखे सही ढंग से नहीं चलाते हैं, इवन छोटे मोटे जैसे कि फुलझड़ी है, और उसकी चिंगारी अगर आंख में चली गई या आंख में धुआं चला गया उसके कारण, तो उससे आंख की रोशनी जाने का और नुकसान होने का भी काफी ज्यादा डर रहता है। तो डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत सारे कारण बता दिए। हमारे श्रोताओं को ये सोचने के लिए मुझे लगता है वो मजबूर हो गए होंगे कि हमें पटाखे चलाने ही क्यों हैं। और वैसे भी सरकार आपको कह रही है पटाखे नहीं चलाने हैं क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान हैं। कोविड भी गया नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, तो इसको अपने घर में मनाइए, खुशी खुशी मनाइए और अपने घर को सजाइए, लेकिन उसमें भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि दिए और कैंडल्स भी अगर आप ध्यान से नहीं जलाते हैं तो वो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और छोटी सी बात जानना चाहती हूँ कि कई बार हम वैसे तो नो टू क्रैकर्स बोल रहे हैं और लोगों को नहीं खरीदने चाहिए पटाखे, लेकिन कई बार घरों में देखा गया है कि कुछ पटाखे पिछले साल के बच गए, तो ये होता है कि त्योहार का दिन है, चलो थोड़े से पटाखे बचे हैं, इनको जला लिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि देखिए, अगर आपके 2-3 साल पहले के पटाखे पड़े हैं, हो सकता है कि वो पानी की नमी के कारण सील गए हो, तो जब लोग जलाते हैं ऐसे पटाखों को तो वो कई बार जो है एक बारी में जलता नहीं है, तो उसको देखने के लिए फिर आप पास जाते हैं। जब आप पास जाते हैं तो हो सकता है वो पटाखा एकदम से फट जाए या हाथ में फट जाए, आप उठा के देखेंगे और पता लगा वो एकदम से फट जाए हाथ। तो ऐसे इंसिडेंट्स ऐसे पुराने पटाखे में ज्यादा होते हैं, खास करके अगर कोई ISI मार्क नहीं है, ये सब के फटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम भी यही कहेंगे अपने श्रोताओं को कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अगर पुराने आपके पास पटाखे बचे हैं तो प्लीज उनको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, उनको जलाइए नहीं।
उनको हटा दीजिए। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रही थी कि हम कोविड में बार बार कहते हैं कि अपने को सैनिटाइज करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, तो सैनिटाइज करने को आप कितना सजेस्ट करेंगे? दिवाली वाले दिन जब आप दिए जला रहे हो तो आप सजेस्ट करेंगे कि सैनिटाइज किया जाए? देखिए, अगर आप दिवाली अपने घर पे मनाते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, तो सैनिटाइजेशन की एक तो सवाल उठता नहीं। दूसरी चीज, सैनिटाइजर दिया, कैंडल या किसी भी प्रकार की आग के पास इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोविड के दौरान सैनिटाइजर बर्न्स भी हमारा काफी बढ़ गया, हमने देखा है। तो सैनिटाइजर क्या होता है? अल्कोहल होता है, तो वो उड़ जाता है, हवा में होता है। अगर आप दिया या कोई भी माचिस से कैंडल वगैरह जलाएंगे सैनिटाइज करने के बाद, या सैनिटाइजर पास में पड़ा है, तो फिर आग लगने का उसके मतलब रहता है, डर रहता है। सैनिटाइजर से कोई जलता है, इस तरह का कोई वाकया हो जाता है, तो वो कैसे फर्स्ट एड ले? देखिए, फर्स्ट एड तो सब तरीके के जलने का सेम है। चाहे आप सैनिटाइजर के जलने से जले, या कपड़ों में आग लगे, या फायर क्रैकर ये पटाखे से जले, फर्स्ट एड सबका सेम रहता है कि आप उस हिस्से को पानी के नीचे, रनिंग वाटर के नीचे रखें तकरीबन 10 से 15 मिनट। अगर रनिंग वाटर नहीं है तो पास में आपने बकेट रखा है या पानी का कोई भी जग या कुछ है, उसमें आप उस पार्ट को, हाथ को डुबो सकते हैं या पैर को डुबो सकते। तो ये तो सबसे पहली चीज है। उसके बाद आप उसको सही साफ कपड़े से ढक के और डॉक्टर के पास जाएं। और अगर छोटा मोटा बर्न है तो उस पर कोई एंटीबायोटिक क्रीम लगा लें। जी, तो बहुत अच्छा आपने कई काम की बातें बताई। हमें लगता है हमारे श्रोता जरूर लाभान्वित हुए होंगे। चलते चलते विशेष कुछ संदेश आप देना चाहें हमारे श्रोताओं? मैं, क्योंकि इतने सालों से हम लोग पटाखे के जले मरीजों को देखते रहे हैं और अब दिए से जलते हुए मरीजों को देखते हैं, तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आप दिवाली के शुभ अवसर पे आप खुशियां मनाएं। आप अपने घरों को डेकोरेट करें, ज्यादा से ज्यादा फूल यूज करें या डेकोरेटिव आइटम्स यूज करें। कैंडल्स, दिए जलाएं, लेकिन सावधानी से जलाएं। पूजा करते समय दियों का खास ध्यान रखें। अगर आपने जलानी है तो आप लाइटें जला सकते हैं, आजकल मार्केट में आती हैं। क्रैकर्स के लिए मैं किसी को भी नहीं बोलूंगी कि क्रैकर चलाएं, खास करके बच्चे। और बच्चों को अकेले कभी भी पटाखे नहीं चलाने दें। अपने घर के सामने की लेन में जहां गाड़ियां पार्क्ड है वहां पे पटाखे बिल्कुल ना चलाएं। अगर कोई चलाता है तो उसे ओपन ग्राउंड में चलाना चाहिए। दूसरी चीज कि अगर कम्युनिटी डिस्प्ले हो तो बेटर है, लेकिन प्रदूषण बढ़ने के कारण हम वो भी नहीं कर सकते। तो बेस्ट तो यही है कि क्रैकर को ना चलाएं। बिल्कुल। तो श्रोताओं, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की जो हमारी ये बातचीत है उससे आप जरूर लाभ लेंगे और सेफ दीपावली, हैप्पी दीपावली जो हम चाहते हैं आप सब मनाएंगे। डॉक्टर सुजाता साराभाई, आप प्रोफेसर और कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बर्न्स, प्लास्टिक एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, सफदरजंग हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आई और इतनी लाभप्रद जानकारी आपने हमारे साथ और हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। शुक्रिया। अभी आप सफदरजंग हॉस्पिटल के सीनियर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुजाता साराभाई से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। और अब सुनते हैं न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में विस्तार के संबंध में एम्स की न्यूरोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव से ली गई भेंटवार्ता। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में हाल के वर्षों में क्या एडवांसमेंट या रिसर्च हो रही है, आप उसमें प्रकाश डालें इस बारे में। ब्रेन या मस्तिष्क की बीमारियों में मेरे ख्याल जितना तरक्की हुई है वो पिछले 50 सालों में अगर हम गिनती किए तो पिछले 10-15 सालों में बहुत ज्यादा एडवांसेस हुआ। वो है डायग्नोसिस, मतलब क्या कारण है, क्यों ये बीमारियां हुआ। दूसरा जो इलाज, मतलब थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू। और तीसरा है जो भी इसकी प्रभावित होके अपाहिज हो जाते हैं उनको वापस, जो इनकी फंक्शन को वापस लाने के लिए जो रिहैबिलिटेशन, जो रेस्टोरेशन जो कहते हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा तरक्की हुई। तो ये एडवांसेस जो है स्पेक्ट्रम और बहुत बहुत महत्वपूर्ण इसमें आई है। कुल मिला के मरीजों के लिहाज से अगर देखा जाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर हम स्ट्रोक मैनेजमेंट की बात करें तो इस फील्ड में हाल के वर्षों में क्या नई डेवलपमेंट या रिसर्च सामने आई? तो स्ट्रोक या पक्षाघात या लकवा या ब्रेन अटैक, हम इसको अटैक इसीलिए तो कहते हैं कि ये आपातकालीन स्थिति है। तो जो भी इमरजेंसी होता है तो आपको क्या चाहिए होगा, इसको एक तो पहचानना कि ये आपातकालीन स्थिति है। तो स्ट्रोक या पक्षाघात का, अगर हम ये ब्रेन अटैक के बारे में बात करें
ये होती है क्योंकि खून की नली की जो रफ्तार है, खून की रफ्तार एकदम से बंद हो जाती है क्योंकि वहां पे एक क्लॉट बन गया या खून की नली फट जाती है। तो तुरंत क्षणों में जो भी फंक्शन, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, बोली बंद हो गया, रोशनी चली गई, मुंह टेढ़ा हो गया, एक तरफ लकवा या हाथ पैर काम करना बंद हो जाएगा, ये बहुत बड़ा है, तो मौत भी हो जाती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये क्लॉट को डिसॉल्व करके खून की रफ्तार को दोबारा चालू कर दे। ये तरक्की हुई जी। इसी तरह ब्रेन अटैक में भी ये इलाज की जो एडवांसमेंट या ट्रीटमेंट आ गई है और ये हमारे पास, अब ये मैं कहना चाहती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी हमारे भारत देश में कई डिस्ट्रिक्ट्स में ये उपलब्ध है। ये क्लॉट को जो डिसॉल्व करने वाली जो दवा है वो फ्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री दे रही है। मैम, अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करें, इस बीमारी के जो मरीज हैं उनके लिए भी किसी तरह की रिसर्च या किसी तरह की अच्छे काम सामने आए हैं हाल के सालों में? बिल्कुल, इनफैक्ट मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये तो एक मेरे दिल के बहुत करीब है, इसीलिए क्योंकि ये इफेक्ट करती है युवाओं में जी। उस वाले एज में 20 साल 25 साल ये उम्र है जिसमें आप अपनी जिंदगी की थ्रेशोल्ड में हो। तो इस तरह क्योंकि ये इसकी रैमिफिकेशंस इतने हैं, तो हम सोचते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज एक डिसीज जो है, हम बस खाली दवाई नहीं देते, हम बात करते हैं। वो बच्चे जिसका ये प्रॉब्लम हो गया, उनको हौसला देना पड़ता है, उनको एक मल्टीपल एवेन्यूज होते हैं जिसमें उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ा के वी कैन गेट देम बैक। सही टाइम पे अगर डायग्नोसिस करें तो उनकी जिंदगी बने रहेगी। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बहुत तरक्की हुई। आप अगर देखें कि वी कॉल देम आर्सेनल, जो बास्केट है जो दवाइयों का, 1993 से पहले कुछ भी नहीं था जी। अब 2021 में इस वाले मेरे बास्केट में 25 से ज्यादा है दवाई और हर लेवल का, उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो ये लोकल मेक में अवेलेबल है, तो बहुत अफोर्डेबल है। तो मैं सोचती हूँ कि एमएस एक डिसीज है जिसमें डायग्नोसिस सबसे पहले होनी चाहिए, इसमें पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, माइग्रेन के बारे में बहुत से लोग, आप जानते हैं, बहुत से मरीज आपके पास भी आते होंगे, क्या इसके इलाज में कोई बेहतर तरीके सामने आ रहे हैं या कोई रिसर्च या कुछ मरीजों के लिहाज से आप हमें बताना चाहेंगे? एक तो है सबसे आम जो सिर दर्द होती है वो माइग्रेन है, उसको कॉमन माइग्रेन कहते हैं। ये हर 5वें आदमी को माइग्रेन है। लेडीज में ज्यादा होती है, मतलब विमेन आर मोर प्रोन, मेन में भी होता है। प्राइमरी हेडेक्स कई तरह के, उसमें सबसे कॉमन माइग्रेन है। इसके अलावा मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी सिर दर्द पहले कभी नहीं होता था, अब पता नहीं क्यों इतनी जोर से हो रहा है। सबसे खतरनाक सिर दर्द होता है जो अचानक लगता है कि सिर फट जाएगा। ऐसे हेडेक होके उसके साथ साथ कुछ और हो जाएगा, मतलब रोशनी चले जाएगा, मुंह टेढ़ा हो गया, बेहोश हो गया, दौरे पड़ेगा, वो है खतरा वाला। पर ये जो दर्द हर 2-3 हफ्ते में आ गया, एक तरफ होता है, उल्टियां भी आती है, मन नहीं लगता, टिपिकल माइग्रेनस एपिसोड्स जो होती है, कोई भी ट्रिगर, धूप में चले गए हो गया, सफर करने से हो गया, टेंशन से हो गया, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये लगातार हो सकता है। माइग्रेन को समझना बहुत जरूरी है। यस, ये भी जो रिसर्च हुआ तो इसमें नई नई दवाएं आ गया, माइग्रेन स्पेसिफिक पेन किलर्स, वो बहुत आ गया। दूसरा, बार बार ये नहीं होना। प्रोफाइलैक्सिस में पहले हमारे पास खाली टैबलेट्स होते थे, कैप्सूल्स होते थे, रोज रोज लेना पड़ता था, उसकी साइड इफेक्ट्स होती थी। अब इंजेक्शंस आ गए जो महीने में एक ले लिया, ओके, इस तरह के 3 महीने में एक ले लिया, प्लस स्टिमुलेशंस, मतलब ब्रेन को एक तरफ ऊपर से ही, ये नहीं कि कोई सर्जरी करो, स्टिमुलेशन मेथड से कुछ इंजेक्शंस होते हैं। पर इसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे रिसर्च में योगा भी देखा, मेडिटेशन देखा हमने, तो और कई तरह की इंडियन सिस्टम्स, आयुर्वेदा की जो ये है, तो ये कई तरह के जो अप्लायंसेस, इसके साथ भी इसकी सिवियरिटी, फ्रीक्वेंसी को कम करते हुए हमने देखा है। तो यस, बहुत सारा रिसर्च है, उसमें इंडियन सिस्टम्स भी अभी जुड़े हुए हैं। और योगा के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे यहाँ रिसर्च हुई वो तो सीधा इंटरनेशनल पब्लिकेशन होके अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी में ये एक स्पेशल सेशंस को हाईलाइट करते हुए बताया। बहुत खुशखबरी, हाँ, भारत देश में ये हुआ है। डॉक्टर, अगर पार्किंसन और एपिलेप्सी या मिर्गी की बात करें तो क्या कुछ नया इस क्षेत्र में विकास हुआ? मिर्गी तो ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। अब आप दिल्ली ही देख लीजिएगा, इसमें आई थिंक लगभग 2.5-3 लाख मरीज है। अब लोग अभी भी इसको एक स्टिग्मा समझते हैं, लोग बताते नहीं है। तो इतनी तरक्की होने के बावजूद
ट्रीटमेंट गैप, मतलब लोग अगर दौरे हो गया तो तुरंत उसको लेके आते नहीं है, कुछ और समझते हैं। तो ये अभी भी है, तो इसका अवेयरनेस फिर भी जारी रखना बहुत जरूरी है। नाउ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में देखें तो हमारे पास बहुत सारे अभी दवाएं आ गया जो जिसकी साइड इफेक्ट्स कम करते हुए उसकी एफिकेसी बढ़ाते हुए ये भी है। दूसरा, जो दवाइयों से नहीं हो सकता उसका कई तरीके से, जो ब्रेन की सर्जरी के जरिए, ब्रेन के स्टिमुलेशन के जरिए, ब्रेन ओपन करने की जरूरत नहीं, बाहर से ही स्टिमुलेशन करके, तो इस तरह के डिवाइसेस एंड सर्जिकल मेथड्स है, नॉन सर्जिकल मेथड्स है। फिर भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये अगर पिकअप होके जितने जल्दी आप इलाज के लिए आ जाए तो उतना आसानी से वो कंट्रोल होगा। यस, अगर बहुत डिफिकल्ट है तो उसका भी अभी बहुत सारा न्यूअर एडवांसेस आ गया जिसके वजह से हम इसके जो होप है उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज देयर। एंड सिमिलरली इन पार्किंसंस में भी इसी तरह दवाएं और इंजेक्शंस प्लस जो स्टिमुलेशन से जो डीबीएस कहते हैं प्लस जो सर्जिकल है, एंड सर्जिकल में भी कई तरह के, कुछ तो बहुत बड़ा सर्जरी और उसको भी मिनिमलिस्टिक सर्जरी, माइक्रो न्यूरो सर्जरी के जरिए भी का इलाज संभव है। सो इसमें भी बहुत सारे एडवांसेस हुई है। मैम, हमारा पूरा देश प्रधानमंत्री के आह्वान पे अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पे हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसी के अंतर्गत हमने आज ये कार्यक्रम के आपको आमंत्रित किया। आप अगर कुछ संदेश देना चाहें तो आपका स्वागत है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यस, न्यूरो साइंसेस में बहुत तरक्की हुई, पर ये जो सारा जो एडवांसेस है, जो ऑप्टिमल जो केयर होनी चाहिए वो लोगों तक ग्रामीण स्थिति में ही इंटीरियर्स में पहुंचाने के लिए और सबको उपलब्ध करने के लिए ये जो व्यवस्था हमारे गवर्नमेंट ने ले आई, आयुष्मान भारत, मैं पूरी तरह दिल से नमस्कार कहना चाहती हूँ। तो दिस इज व्हाट इज। एंड प्लस जाते जाते एक और शब्द में कहना, आई वांट टू गिव अ संदेश, स्मॉल थिंग, कि आपके पास जो सबसे महत्वपूर्ण जो अंग हमारे बॉडी में है वो हमारे मस्तिष्क है, तो इसको संभाल के रखिएगा, इसको यू मस्ट रेस्पेक्ट इट। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो आई और आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और रिसर्च के बारे में बताया जो कि इस न्यूरोलॉजी की फील्ड में, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में हुए विकास के विषय पर डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, हेड न्यूरोलॉजी, एम्स से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।